हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसमें हमने पहले हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा एंड आज हम हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोडायनामिक्स हाइड्रोडायनामिक्स में दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो एंड डायनामिक्स। हाइड्रो का हम जनरली मीनिंग लेते चलते हैं फ्लूइड एंड डायनामिक्स का मतलब इन मोशन। तो हाइड्रोडायनामिक्स में हम फ्लूइड्स को मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे अब फ्लूइड्स मूव करेंगे, अब हमने पढ़ा था कि अगर लिक्विड्स रेस्ट पे होते हैं तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है क्या, सरफेस टेंशन, जिनकी वजह से क्या लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, ये तब लगती है जब फ्लूइड मोशन में हो। अब जब फ्लूइड मोशन में होते हैं तो उनमें कुछ रेजिस्टेंस होती है जो उनको फ्लो करने से रोकती है। फ्लूइड की डेफिनेशन में था कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज़ नोन एज फ्लूइड। बट आप देखो आपके आसपास से एग्जांपल, वाटर है इजीली फ्लो करता है, हनी इजीली फ्लो नहीं कर पाता। ऐसे ही जो आप जेलीज वगैरह होते हैं वो भी इजीली फ्लो नहीं कर पाती। जितना आप वाटर में शुगर ऐड कर दो वो वाला वाटर इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो फ्लूइड तो सारे ही हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड में डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हैं टू द फ्लूइड मोशन। अब जब यहाँ पर फ्लूइड मूव करते हैं, फ्लूइड भी कैसे मूव करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो एक लेयर की जो मूवमेंट है वो दूसरी लेयर की मूवमेंट का अपोज करती है। एक लेयर की मूवमेंट दूसरी लेयर की मूवमेंट का अपोज करती है एंड दिस रेजिस्टेंस कॉजेस फ्रिक्शन। जैसे सॉलिड मूव करता है ना, जैसे हमने मान लो कोई फ्लोर पे एक ब्लॉक है उसको मूव करवाना है तो हमें कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अगर ये ब्लॉक बहुत हैवी होता जाएगा तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज इस सरफेस और सॉलिड बॉडी के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे ही लिक्विड्स के बीच में भी क्या आएगा, लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में भी क्या आएगी, फ्रिक्शन आएगी। इस इंटरनल फ्रिक्शन को, मूविंग फ्लूइड की इस इंटरनल फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से फ्लूइड इजीली मूव नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड? Viscosity is a property of fluid by virtue of which an internal friction comes into play when the fluid is in motion in the form of layers having relative motion. जब फ्लूइड रिलेटिव लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, जिनमें लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है जिसमें रिलेटिव मोशन है, तब एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसकी वजह से इंटरनल फ्रिक्शन आती है फ्लूइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या करती है, इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। ये डिफरेंट लेयर्स से डिफरेंट मोशन का अपोज करती है, इसलिए हम विस्कोसिटी को विस्कस ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड विस्कस ड्रैग। क्लियर। नाउ अब हमने विस्कोसिटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो एरिया दिखा रखे है ना, BCDE, इसमें तो ये फ्लूइड था, ऊपर भी एक ग्लास प्लेट है, नीचे भी ग्लास प्लेट है। अब हमने इस पे फोर्स लगाई F और इसको डेल्टा H अमाउंट से डिस्प्लेस करवाया, तो अब जो फ्लूइड की पोजीशन आ रही है वो बन गई EGDE। पहले थी BCDE, अब बन गई EGDE और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो मान ली हमने V। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर बॉटम को फिक्स रखा है और टॉप प्लेट को मूव करवाया है। अब अगर हम टॉप प्लेट को मूव करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी लिक्विड के साथ किया, जैसे पहले मान लो वाटर के साथ कर दिया, फिर ऑयल के साथ कर दिया, फिर हनी के साथ कर दिया। तो हम देखेंगे कि हर टाइम
हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव द अपर प्लेट वो डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट है मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं। अगर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है तो मीन्स वहाँ पर ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है, ज़्यादा विस्कोसिटी है, जो कि क्या ट्राई कर रही है कि लिक्विड की दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, वो उनकी रिलेटिव मोशन का अपोज कर रही है। अब अगर हमने एक बार डिस्प्लेस करवा भी दिया तो नीचे वाला भी मूव करने लग जाएगा या वापस ऊपर वाला वापस आने की ट्राई करेगा। लिक्विड जैसे अगर मान लो आपने क्या किया, पानी है टैप में से आ रहा है, ठीक है, अगर आपने बीच में एक होल क्रिएट करवा भी दिया ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फिंगर रख दी, मान लो यहाँ पे ये फिंगर है, ठीक है, तो पानी की दो लेयर्स बन जाएंगी। तो जहाँ तक ये है बीच में बैरियर, तब तक तो ये दो लेयर्स रहेंगी, बाद में लेकिन वो दोबारा आके पानी कंबाइन हो जाएगा। कैसे? जैसे ये टैप है, यहाँ से दो इसके पोर्शन बन गए वाटर के, हमने फिंगर रखी, तो जैसे ही फिंगर स्टॉप होएगी ये दोबारा कंबाइन हो जाएंगे। तो मतलब हमें इन मेंटेन करवाने के लिए इसको हमेशा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है कंटिन्यूसली, इस विस्कस ड्रैग को ओवरकम करवाने के लिए। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होएगा? चेंज इन शेयरिंग स्ट्रेन अपॉन टाइम इंटरवल, एंड शेयरिंग स्ट्रेन आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में जो इसकी ओरिजिनल है, तो ये मान लेते हैं हम एल है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच बाय में एल अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? टी। डेल्टा एच बाई टी क्या बन गया? वी, और एल ये वाला नीचे लिख दिया, तो ये बन गया वी बाई एल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। नाउ शेयरिंग स्ट्रेस वो होता है फोर्स बाय में एरिया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस बाय में शेयरिंग रेट। जैसे सॉलिड में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट स्ट्रेन ना रेट, स्ट्रेन का रेट ले रहे हैं। स्ट्रेन का रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा वी एफ बाई ए शेयरिंग स्ट्रेस, और स्ट्रेन रेट निकाला है हमने वी बाई एल, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी, तो ये बन जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई वी ए। अब यहाँ पर एक टर्म बन रही है वी बाई एल। वी बाई एल क्या होता है? जब भी हम लेंथ से डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। सो वी बाई एल इज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई केस है कि वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज कर रही है, तो हम क्या लेंगे इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को? डी वी बाई डी एच। तो नेटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ बाई ए डी वी बाई डी एच। अब यहाँ पे अगर हम ए को भी 1 ले लें और वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी 1 ले लें, तो आपके पास एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बन जाएगा? एफ के इक्वल, तो आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हो इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स required to maintain a unit velocity gradient between the two parallel layers of the liquid or each of unit area of cross section, each of area unity. Clear? Now next is dimensional formula of neta. अब आपके पास नेटा का फॉर्मूला क्या है? एफ एल अपॉन वी ए। तो सारे डायमेंशन पुट कर दो। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एल का एल, वी का एल टी माइनस वन, एंड एरिया का एल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। यूनिट्स निकालनी है। ऐसा ही यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है पॉइसल, पॉइसल, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं पी एल सी, और इसकी ऐसा यूनिट है ना, तो हम फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसा यूनिट।
मोर। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स बाय एरिया क्या बन जाएगा, प्रेशर, और ये एल बाय में वी, टाइम क्या आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। अब फोर्स तो इधर हम न्यूटन में लिख रहे हैं और बाकी आप एरिया तो लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड। ऐसे ही आपके पास एक और यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब 1 पास्कल की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स तो 1 लेना पड़ेगा, एरिया को 1 और वी बाई एल को भी 1। तो 1 पास्कल की वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर। क्लियर। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 पास्कल तो या 1 पास्कल सेकेंड को, अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, इफ 1 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट of 1 meter per second per meter between the two parallel layers of liquid, each of area of cross section unity 1 square meter या यूनिटी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट से हमारे पास डेफिनेशन रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव विस्कोसिटी की। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते थे, किसी एक रेफरेंस से विद रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी भी होती थी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमारे पास रिलेटिव विस्कोसिटी है। अब रिलेटिव विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 1, वाटर की विस्कोसिटी 1 होती है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और इसी की विद रिस्पेक्ट में हम बाकी विस्कोसिटीज डिफाइन करेंगे। क्लियर। फिर है हमारे पास पॉइसल्स फॉर्मूला। पॉइसल्स फॉर्मूला लिक्विड की केस में आएगा, जैसे मान लो हमने एक लिक्विड लिया जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद अ स्टेडी फ्लो अंडर सम प्रेशर। ये हमने कोई भी सिलेंडर टाइप में ट्यूब ले ली, यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है सारा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो वेलोसिटी है बीच में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी मैक्सिमम होती है, और जैसे हम वॉल्स ऑफ द सिलेंडर के पास जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कम हो जाएगी, यहाँ पर कम, बीच में ज़्यादा। तो पॉइसल ने इसको स्टडी किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड को, और उसने देखा कि जो वॉल्यूम वी है ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब एंड वेरी करता है डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। और थर्ड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्वर्सली वेरी करता है एज द लेंथ ऑफ द ट्यूब एल, और इन्वर्सली होता है एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड नीटा। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, फिर इन्वर्सली टू द लेंथ एंड इन्वर्सली टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चारों को कंबाइन कर दिया तो ये आपके पास बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PR4 अपॉन नीटा एल। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है π/8। अब डेरिवेशन है पॉइसल्स फॉर्मूला की, तो आप इसकी डायरेक्ट कोई डेरिवेशन नहीं है, आप इसको डिराइव करोगे यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है, उसमें आप क्या करते थे कि आपके पास 3 फैक्टर्स होते थे, तो ये क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी 3 की, तो आप उसकी एक की पावर ले लेते थे A, सेकंड की B और थर्ड वाले की C। फिर आपने दोनों साइड डायमेंशन पुट करके पावर के वैल्यू निकालते थे, जैसे A की क्या वैल्यू आ रही है, B की क्या वैल्यू आ रही है एंड C की क्या वैल्यू आ रही है, उसको अगेन पुट करके आपके पास फॉर्मूला आ जाता था, राइट। तो वही काम आपने यहाँ करना है। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है PR4 अपॉन नीटा एल। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 फैक्टर्स हैं,
तो आपको 2 फैक्टर्स को कंबाइन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कंबाइन करवा दिया प्रेशर और लेंथ को, तो यह बन गया P/L रेज़ टू द पावर A, R रेज़ टू द पावर B एंड नीटा रेज़ टू द पावर C। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद वॉल्यूम के डायमेंशन लिखने हैं। वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होंगे, L³ T-1 बिकॉज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है। और यहाँ से आपके पास P/L के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, mL² T-2 और रेज़ टू द पावर A है, फिर R की L रेज़ टू द पावर B है, और नीटा की क्या थे, mL-1 T-1 रेज़ टू द पावर C है। पावर्स कंबाइन करके ABC की वैल्यू निकाल के अगेन पुट कर देना, आपके पास पॉइसन्स फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ लगता है कि जब हम किसी लिक्विड में बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं, अब बॉडी मोशन कैसे करिए, ऐसे डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हम स्टोक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि जो बॉडी है वो नीचे की तरफ मूव करे। स्मॉल स्फेरिकल बॉडी यहाँ पर हमने मानी है जो कि विस्कस मीडियम में से मूव कर रही है। अब यहाँ पर देखो आपके पास बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, एक तो वेट ऑफ द बॉडी W, ऊपर की तरफ कौन कौन सी लगेंगी, एक जो आपने पहले पढ़ी हुई है, कौन सी, अपथ्रस्ट, जिसको हम बायंसी भी बोलते थे, वो तो डायरेक्ट लगती है। अब यहाँ पर तो हम मूव भी कर रही है ना बॉडी, तो यहाँ पर मूव करवा रहे हैं हम, तो अपोज होएगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, मतलब क्या आएगा, विस्कस ड्रैग। तो FB हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज विस्कस ड्रैग। FV किस किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा, सेकंड वेलोसिटी कितना तेज आ रही है बॉडी नीचे, एंड थर्ड इज R पे, रेडियस पर। बॉडी अगर बड़ी होएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा मिलेगी, वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो भी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा मिलेगी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, अगर मीडियम आपका थिक है, गाढ़ा है, तो उसको विस्कोसिटी ज़्यादा मिलेगी। N is the coefficient of viscosity, V is the velocity, R is the radius of the spherical body। कंबाइन तो हमने कर ही दिया, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, कॉन्स्टेंट आ जाएगा K, एंड K की वैल्यू होती है 6 पाई। और यहाँ पर जब आप ABC की वैल्यू निकालोगे, वही डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करनी है, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके, इधर फोर्स का पुट करना है mLT-2, इधर नीटा का, V का और R का। फिर ABC की वैल्यू आप देखोगे 111 ही आ रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा C स्पाई नीटा RV। क्लियर। तो ये आपके पास स्टोक्स लॉ है कि विस्कस ड्रैग 6 पाई नीटा RV होता है। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब बॉडी के पास मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही थी, ये वेट था, ये अपथ्रस्ट, एंड दिस इज द विस्कस ड्रैग। मैक्सिमम वेलोसिटी होएगी जब उसके पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 होने पे क्या होएगा, एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स होने पर एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब dv/dt 0। अगर डेरिवेटिव 0 हो जाए तो वो क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो मीन्स यहाँ से आपके पास v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, और ये स्टेज कब आएगी, जब फोर्स 0 हो जाए। फोर्स 0 का मतलब ट्रू वेट इज इक्वल टू हो जाए FT + FV की। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेट कर लेते हैं रो है, और डेंसिटी ऑफ द मीडियम मान लेते हैं सिग्मा है। दोनों की अलग अलग रहेगी ना डेंसिटी, तो हमने डिफरेंट मान ली, बॉडी की रो और मीडियम की सिग्मा। नाउ ट्रू वेट ऑफ द बॉडी क्या है,
मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह मास की जगह हमने लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू आ जाएगा जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ इनटू रो इनटू जी। और अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस, यह आ जाएगा 4/3 πr³ इनटू सिग्मा इनटू जी। और विस्कस ड्रैग हमने अभी निकाला 6π/r⁴। सारी वैल्यूज पुट कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। वेट इज इक्वल टू Ft प्लस Fv। तो वेट इज इक्वल टू Ft प्लस Fv। ये वैल्यू थी आपके पास किसकी, अब थ्रस्ट की, विस्कस ड्रैग की, और इसको हमने इक्वेट करवा दिया वेट से। ठीक है, यहाँ पर फिर आप शिफ्ट करवा दो इसको राइट साइड। आपके पास आ जाएगा 6π इज इक्वल टू 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो यहाँ से v का फॉर्मूला आ गया 2r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। ठीक है, सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी of acquired by the body।